हाँ तो फ्रेंड्स, कल अपन ने लैंथेनाइड्स का प्रारंभिक नॉलेज देखा था। कुछ उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा की थी। आज अपन जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने पढ़ लिया होगा, पेजेस मैंने पहले ही आपको ग्रुप में सेंड कर दिए थे। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हैवियर लैंथेनाइड्स की रिएक्टिविटी है वो लाइटर वंस की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जो हैवियर लैंथेनाइड्स हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। अब अपन सबसे पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो, अपन लैंथेनाइड मेटल्स की रिएक्शन यदि एसिड के साथ कराएं या वाटर के साथ कराएं, चूँकि अपने को पता है जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी नेगेटिव होता है। तो काफ़ी नेगेटिव होने की वजह से चाहे इन लैंथेनाइड मेटल्स में आप एसिड डालिए अथवा वाटर डालिए, ये हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अपन बात करते हैं कि यदि लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड अपने पास हो तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन NH4OH मिला दें। तो NH4OH मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हमारे को जिलेटिनियस अवक्षेप मिलता है, जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट मिलता है, और ये बेसिक नेचर का होता है। अब अपन लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रहे, जितने भी +2 आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ, या अन्य +2 आयंस होते हैं एस ब्लॉक के, उनके हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा जो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होने के कारण ये अपने से जुड़े हुए OH माइंस को आसानी से नहीं छोड़ता है। इस कारण से एल्यूमिनियम की बेसिसिटी काफ़ी कम हो जाती, बेस स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन उसकी अपेक्षा लैंथेनाइड्स की बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा कम होगी। लेकिन जो लैंथेनाइड्स हैं उनके अंदर यदि अपन बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक है अपने पास वो है लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड, और जो सबसे कम बेसिक है वो है अपने पास है ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड। लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड में चूंकि लैंथेनम का साइज, लैंथेनम 3+ आयन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इस कारण वो OH माइनस आयंस को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखता है, अर्थात जल में ये आसानी से OH माइनस आयंस दे देगा और इसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे अपन लैंथेनम 3+ आयन से ल्यूटीशियम 3+ आयंस की तरफ चलते हैं तो साइज में क्रम से कमी होती जाती है। कमी होने के कारण ये OH माइनस आयंस को ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा, साथ आसानी से रिलीज नहीं होंगे और बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अर्थात लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी बेस स्ट्रेंथ क्रम से कम होती जाती है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि यदि लैंथेनाइड्स की रिएक्शन अपन O2 के साथ करवा देंगे तो अपने को Ln2O3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान रखना, सीरियम थोड़ा सा अलग चलता है। सीरियम की रिएक्शन यदि ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो अपने को CeO2 मिलता है, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सीरियम की। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सामान्यतया जो S ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी नेचर बेसिक होती है, इनकी नेचर भी बेसिक होती है। बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही होता है जो अपने पास है हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर था। अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथे पॉइंट के बारे में अपन डायरेक्टली ये देखते हैं कि यदि लैंथेनाइड्स के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हमारे को सबसे पहले LnH2 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। LnH2 टाइप के कंपाउंड देखने से ये पता लगता है कि यहाँ पर लैंथेनाइड्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन वास्तव में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होती है, बल्कि LnH2 में भी लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये 2 हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से Ln2+ होना चाहिए था, +3 में हो गया, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण LnH2 के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पाई जाती है और कलर उत्पन्न हो सकता है। ध्यान से देखिए, दीज हाइड्राइड्स आर थर्मली स्टेबल अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी काफ़ी
ज़्यादा थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स हैं। ध्यान रहे, अगर अपने पास आयनिक प्रकृति का हाइड्राइड है, ध्यान से सुनिए, आयनिक प्रकृति का हाइड्राइड है तो पानी डालने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन जो बनने वाले कंपाउंड से दोनों में फर्क है। सीरियम को यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो अधिकांश केसेस में ये CeO2 बनाता है, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाता है। लेकिन यदि LnH2 को अपन हाइड्रोजन के साथ फर्दर गर्म करके देखें तो हमारे को ये LnH3 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। और LnH3 टाइप का जो कंपाउंड होता है, ध्यान रखना, इसमें जो अपने पास अभी थोड़ी देर पहले था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वो नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मेटेलिक कंडक्शन शो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं करेंगे, अर्थात इनमें कलर भी देखने को नहीं मिलता है। एक बात और, जो लैंथेनाइड के हाइड्राइड्स होते हैं उनकी जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो एस ब्लैक के हाइड्राइड से थोड़ी सी कम, और जो डी ब्लो के हाइड्राइड्स उनसे थोड़े से ज़्यादा बेसिक होते हैं। अब अपन लैंथेनाइड्स की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवा के देख लेते हैं। वो सीधा सिंपल कंपाउंड बन जाएगा, LnX3, यानी +3 स्टेट वाले कंपाउंड बन जाएंगे। LnCl3 बनाने का ये मेथड दे रखा है। जब LnO2 और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो LnCl3, ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। LnCl3.6H2O, इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो कई बार ये सोच लेंगे कि देखो सीधे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा LnCl3 और 6H2O, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसको गर्म करने पर इसके ऑक्सीक्लोराइड बनते हैं LnOCl, यानी यहाँ लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन वही +3 है, लेकिन थोड़ा कंपाउंड डिफरेंट बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। ध्यान रहे, सीरियम का यदि हैलाइड है और वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में, गर्म करने पर वही इस सीरियम को ऑक्सीजन दिख रही है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि क्या बन जाए अपने पास, CeO2 बन जाए। ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड के ये इसी की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब अपन बात करते हैं कार्बाइड्स की। जैसे हाइड्राइड बनाए थे वैसे ही कार्बाइड बनते हैं। जैसे हाइड्राइड में अपने को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आभास हो रहा था LnH2 में, लेकिन वो वास्तव में +3 था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब अपन लैंथेनाइड्स की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं अपने पास LnC2 और Ln4C2 का होल थ्राइस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, LnC2, ये कार्बाइड बन गया अपने पास। इसको देखने से ऐसे लग रहा है, जिसको नीचे फॉर्मुलेटेड ऐसे कर रखा है अपन ने, Ln3+ और C2 है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला, -2 दिख रहा है ना, उसकी बजाय यहाँ +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्स्ट्रा निकला, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ध्यान रहे, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर देगा, वो मेटेलिक कंडक्शन शो कर देगा, और हो सकता है कई जगह कलर भी उत्पन्न हो जाए। ध्यान रहे, जब भी अपने पास कोई आयनिक कार्बाइड आ जाए C2 यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही आप पानी डालेंगे वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे को एसिटिलीन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एसिटिलीन मिल गई, साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर H2 भी मिल रही है। यहाँ बनी हुई एसिटिलीन का कुछ भाग H2 के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे एथीन बन जाती है। एथीन का फर्दर रिडक्शन होने से कुछ मात्रा ईथेन की भी बन जाती है। अब अपन नाइट्राइड्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्राइड पढ़ लिए अपन ने, कार्बाइड पढ़ लिए अपन ने, और अब अपन नाइट्राइड के बारे में बात करते हैं। तो जो लैंथेनाइड्स हैं उनको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर वही नाइट्राइड बन रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरह से लिथियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरह से अपन मैग्नीशियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये देखो 4 नाइट्राइड हो गए अपने पास, लैंथेनाइड के, एल्यूमिनियम के, लिथियम के और मैग्नीशियम के। कोई सा भी नाइट्राइड आ जाए पानी डालने पर चूंकि N के ऊपर 3- चार्ज है तो प्रत्येक N 3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनिया का निर्माण कर देगा। देखो यहाँ पर ये अमोनिया का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी अमोनिया का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भी अपने पास अमोनिया का निर्माण हो रहा है। और ये लिथियम और मैग्नीशियम की डाइगोनल रिलेशनशिप भी है। लिथियम और मैग्नीशियम की क्या है? डाइगोनल रिलेशनशिप। तो ध्यान रखना ये कि लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइड में पानी डालने पर क्या मिलेगी अपने को? अमोनिया। सेम कहानी एल्यूमिनियम और लैंथेनाइड के नाइट्राइड्स की होती है। अब अपन जरा एमएससी के प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो एमएससी के प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि यदि आपको इनऑर्गेनिक के मिक्सचर में लैंथेनाइड आयंस दिए हैं तो उसका सबसे बढ़िया टेस्ट है, आप उसके अंदर NaF डाल दीजिए, यानी फ्लोराइड युक्त कोई सॉल्ट डाल दीजिए या HF डाल दीजिए। तो जैसे ये चीज़ें डालेंगे दोनों थोड़ी सी मात्रा में, तो तुरंत जो फ्लोराइड है लैंथेनाइड के वो अवक्षेपित हो जाते हैं और ये हाईली इनसोल्यूबल होते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर व्हाइट पीपीटी आ जाए सॉल्यूशन में, तो समझ जाना क्या है, उसमें कोई लैंथेनाइड हो सकता है या लैंथेनाइड आयंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। थोड़ा सा और चेक कर लेंगे, अगर अपन ज्यादा मात्रा में क्लोराइड सॉल्ट डाल देंगे तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा MF2+, और ये बनने के कारण इनकी सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और वो जो इनसोल्यूबल सोल्ट अवक्षेप आया था, प्रेसिपिटेट आया था, वो क्या होने लगेगा, अब सोल्यूबल होने लगेगा। तो इस तरह से अपन लैंथेनाइड्स का टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जरा अपन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अपने को पता है सीरियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना +3 है, +4 भी इसकी स्टेबल होती है, लेकिन +4 और +3 में कंपैरिजन करें तो ज्यादा स्टेबिलिटी +3 की ही है। अब अपन +4 की बात कर लेते हैं। +4 में क्यों आता है, अपन जानते हैं क्योंकि इसको नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। और अपने को ये भी पता है किसी मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो वाटर के साथ उतनी ही रिएक्शन करके क्या हो जाती है, तेजी से रिएक्शन करके हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है, यानी H2O को अपने साथ जोड़ लेती है। और ज़्यादा चार्ज होता है तो H2O को ज़्यादा खींचने के कारण उससे H+ छोड़ देती है और OH- अपने पास जोड़ लेती है। इसकी कहानी यहाँ पर नीचे मैंने इस पैराग्राफ में दे रखी है, आप थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना। थोड़ा ये ध्यान रखना कि जब भी ब्यूरेट में सीरियम +4 के कंपाउंड काम में लें तो ब्यूरेट को काम करने के पश्चात लास्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड से धोना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्यूरेट से सीरियम +4 आयंस बाहर नहीं निकलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फिर एरर आएगी आपके पास। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। CeF2 की रिएक्शन, CeF2 नहीं है यहाँ पे, CeF3 है। इसकी रिएक्शन F2 के साथ करेंगे तो CeF4 बनता है, और इसकी शेप पूछी जा सकती है एग्जाम में। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इसकी शेप होती है अपने पास, ज्योमेट्री जो इसकी है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। ये कुछ +4 के कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं सबके सब। चूंकि सीरियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +4 भी स्टेबल है, लेकिन ये +4 से +3 में जाना चाहता है, यानी ये खुद रिड्यूस होना चाहता है। जब खुद रिड्यूस होना चाहता है तो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं सीरियम +4 के कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। और ऐसा प्रश्न पिछली बार नेट में आया भी था, एक रिएक्शन दे रखी थी जिसमें आपको सीरियम से संबंधित एक कंपाउंड दे रखा था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो वो सीरियम वाला कंपाउंड ही था, याद रखना। थोड़ा एक बार और देख लेना उस पेपर को। अब अपन +2 स्टेट की बात कर लेते हैं। तो +2 स्टेट के अंदर अपने को पता है यूरोपियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद इट्रिबियम होता है, लेकिन इनकी भी मोस्ट स्टेबल वही +3 है। इसीलिए जो +2 स्टेट है यूरोपियम की, वो किस में जाना चाहेगी, +3 में जाना चाहेगी। जब +3 में जाएगा इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जिसको दे दिया जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। अर्थात यूरोपियम 2+ और इट्रिबियम 2+ के कंपाउंड्स रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं, और इसमें भी यूरोपियम ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रवृत्ति शो करता है। ये यूरोपियम के कंपाउंड बनाने का एक मेथड दे रखा है। EuCl3 की रिएक्शन H2 के साथ करवा देंगे तो हमारे पास EuCl2 HCl बन जाएगा। ध्यान से और देखिए, ये भी EU2 के कंपाउंड बनाने का मेथड दे रखे हैं कि EU3+ का यदि अपने पास कोई एक्वा सॉल्यूशन हो तो उसमें क्या क्या डाल के आप उसको +2 में कन्वर्ट कर सकते हो, मैग्नीशियम डाल करके अथवा जिंक डाल करके अथवा जिंक अमलगम डाल करके, या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा भी इसको क्या करा सकते हो, आप रिडक्शन करवा सकते हो। जैसे यूरोपियम 2+ स्टेट में होता है तो ज़्यादा आयनिक नेचर का होता है बजाय +3 स्टेट के, और वैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है जैसी कैल्शियम हाइड्राइड शो करता है। ये कुछ सेकंड के और कंपाउंड्स की चर्चा की हुई है, छोड़िए इनको। अब यहाँ आइए आप तो कि LnCl3 की H2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो भी क्या बन जाएगा, LnCl2। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और फिर से पूछा जा सकता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि जब भी लैंथेनाइड्स का कोई कंपाउंड देकर के आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +2, वहाँ पर +2 नहीं उसकी +3 होती है। और याद रखना उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, कंडक्शन बैंड में। और उस
कंडक्शन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ सकती है, उसमें मेटेलिक नेचर आ सकती है और उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर अभी आ सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है LaI2 NDI2, इसको अपन इस तरह से फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है वही प्रॉपर्टी शो करेगा जिनका डिस्कशन अपन पहले कर चुके हैं। ये देखो एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक वर्ड और लिखा हुआ है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक वर्ड जब भी आए तो ध्यान रखना कि जो आपको आइडियल केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, जैसे यहाँ पर इसका आइडियल केमिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है 1:2, लेकिन रियल में ये 1:2 नहीं होता है, 2 से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में होती है आयोडीन। तो वास्तव में है तो ये 1:2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से, लेकिन अपन शो कर रहे हैं 1:2। तो अपन इसको कहेंगे ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। कौन सा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला शो करते हो उससे थोड़ी बहुत किसी एक एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो या कम हो तो उसे अपन नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अब अपन कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं।